Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shohardo. We are continuing with our misconception series and आज के सीरीज में we have come up with a very popular misconception of physics which is pseudo force and centrifugal force. ये जो टॉपिक है ना 99% of the teachers में ही ये confusion है. I am very sorry to say in the starting of the video शायद आपको दुख हो सकता है ये सुन के. Teachers and standard authors के मन में centrifugal force and pseudo force से रिलेटेड बहुत ज़्यादा confusion है. बहुत ज़्यादा जो टेक्स्ट बुक्स चलते हैं मार्केट में, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा शेमफुल एंड इनकरेक्ट है. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने क्लिक किया है यूट्यूब के सबसे बेस्ट वीडियो में. ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा ऑन स्यूडो फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, क्योंकि बहुत पावरफुल वीडियो है, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो में कुछ बातें बताना चाहता हूँ. दिस वीडियो is a continuation of my last video on misconception series which is misconception on Newton's first law. आप बोलेंगे भैया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या मिसकंसेप्शन? फर्स्ट लॉ तो बहुत सिंपल है. अगर आपको भी ऐसा लगता है तो पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फर्स्ट पिन कमेंट में दे दूंगा. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो आप नॉर्मली टेक्स्ट बुक्स में रीड करते हो वो गलत है. एंड वो क्यों गलत है एंड एक्चुअली न्यूटन साहब क्या कहना चाह रहे हैं फर्स्ट लॉ में, वो मैंने बहुत ही डिटेल में उस वीडियो में बताया है. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके मन में कुछ बातें क्लियर होना चाहिए. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सीलरेटेड फ्रेम किसको बोलते हैं, एंड जो न्यूटन्स लॉज है F = ma दैट इज वैलिड ओनली एंड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ऑब्जर्वर अगर खुद एक्सीलरेट कर रहा है तो न्यूटन्स लॉज वैलिड ही नहीं है. F net = मास इनटू एक्सीलरेशन वैलिड ही नहीं है. पहली बात यहां तक आपके मन में क्लियर होना चाहिए. तो व्हाट इज दिस वीडियो ऑल अबाउट? सेकंड पॉइंट, दिस वीडियो वी टिल नाउ वी नो दैट जो न्यूटन्स लॉज है दैट इज वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नाउ इफ यू स्टिल वांट टू यूज न्यूटन्स लॉज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड नहीं है. सर आइजैक न्यूटन ने उनके लॉज को ऐसे फॉर्मुलेट किए हैं कि वो सिर्फ कहां पे चले, इनर्शियल फ्रेम. बट अगर आप जबरदस्ती, अगर आपने जिद पकड़ ली कि नहीं मैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज यूज करूंगा, अगर आपने नॉर्मली यूज कर लिया तो गलत आ जाएगा. अगर आप सही आंसर निकालना चाहते हो तो आपको न्यूटन्स लॉज में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा. अरे हम तो इतने छोटे लोग हैं, हम न्यूटन्स लॉज में करेक्शन कर सकते हैं क्या? हम नहीं करेंगे. किसी साइंटिस्ट ने न्यूटन्स लॉज में थोड़ा करेक्शन करके एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ बनाया है. एंड जो न्यूटन्स लॉज है जो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है, उसमें अगर मैं करेक्शन फैक्टर ऐड कर दूं, सुना न्यूटन्स लॉज सिर्फ कहां पे वैलिड है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगर उसमें मैं करेक्शन फैक्टर ऐड कर दूं, एक करेक्शन फैक्टर ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा? आई विल गेट अ न्यू वर्जन, अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ न्यूटन्स लॉज. एंड ये जो करेक्शन फैक्टर मैं ऐड करूंगा उसी करेक्शन फैक्टर को स्यूडो फोर्स बोलते हैं. भैया स्यूडो फोर्स मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या? नहीं, स्यूडो फोर्स इज अ जनरल टर्म. धीरे धीरे सब समझेंगे हम. बेस मैंने एस्टैब्लिश कर दिया कि क्या करना चाहते हैं. पॉइंट नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि आप जानते हो कि आपके भैया मैगी स्टाइल वीडियोस बिल्कुल नहीं बना सकता, तो मुझे नहीं पता इस वीडियो का लेंथ कितना होने वाला है. अगर आपका पेशेंस नहीं है आप अभी छोड़ के जा सकते हो. ये सब वीडियोस मैं व्यूज के लिए नहीं बनाता कि 1 लाख व्यूज हो. मैं सिर्फ चाहता हूं अगर 2 लोग भी देखें तो जब आप इस वीडियो को छोड़ के जाओ आपके मन में स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, न्यूटन्स लॉज क्रिस्टल क्लियर हो जाए. इस जिंदगी में आपको दूसरा वीडियो ना देखना पड़े. इज दिस क्लियर टू यू? अगर आप में इतना पेशेंस है सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो को कंटिन्यू करो, वरना अभी आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो. चलिए स्टार्ट करते हैं. शेमफुल स्टेटमेंट्स, कुछ शेमफुल स्टेटमेंट्स जो टेक्स्ट बुक्स में लिखे रहते हैं वो पहले देख लेते हैं. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में लिखते भी हैं एंड नहीं भी लिखते हैं तो टीचर्स बहुत शेमलेसली ये यूज करते हैं. मैंने काफी सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब में जहां पे टीचर बोल रहा है कि देखो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स तो टुवर्ड्स द सेंटर है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स है एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. तो टीचर क्या बताता है, बेटा एक फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, मान लेते हैं F, एंड इसी इलेक्ट्रॉन में एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F. अब दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है, सो दोनों ने दोनों को मार दिया, सो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन क्या है, नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन 0 है. इसलिए तो बेटा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पा रहा है. अगर ये न्यूक्लियस है एंड अगर ये इलेक्ट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है
तो अंदर की तरफ तो एक फोर्स है, कौन सा फोर्स है अंदर की तरफ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सबको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अंदर की तरफ। अब अगर सिर्फ अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस में जाके गिर जाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं समझाता, ये शेमफुल स्टेटमेंट से ये सारे गलत है, टीचर्स समझाते हैं एंड आपको सही लगता है। तो बेटा एक बाहर की तरफ एक दूसरा फोर्स भी लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका वैल्यू एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है, इसलिए नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन 0 है। बेटा क्या आपने कभी भी मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हुए देखा है? व्हेन यू लुक एट द स्काई आपको लगता है मून है। अब मून को क्या अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लेके अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? बिल्कुल। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर सिर्फ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता तो मून तो अर्थ के साथ जाके कोलाइड कर लेता। तो टीचर्स ऐसा बताते हैं, तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेशन की वजह से आता है। सारे गलत एक्सप्लेनेशन है, ये कुछ भी सही नहीं है, टीचर्स ऐसा समझाते हैं। इसलिए बेटा मून के ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया? मून के ऊपर नेट फोर्स हो गया 0। इसलिए मून रेस्ट पे, इसलिए मून सिर्फ हॉराइजॉन्टल पे, रेस्ट पे नहीं है। मून के पास सिर्फ इस डायरेक्शन में, हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है। मतलब मून ऐसे 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 रिवॉल्व तो कर सकता है, बट सेंटर की तरफ जो फोर्स है सेंट्रीपिटल एंड बाहर की तरफ सेंटर से अवे जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल, वो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स 0 है। इसलिए जब मैं मून को देख रहा हूं ना तो वो मेरे तरफ आ रहा है ना मैं उसके तरफ जा रहा हूं। आपको लगता है क्या एक्सप्लेन किया मेरे टीचर ने? क्या एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल गलत है, ये सारा एक्सप्लेनेशन गलत है। क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन फोर्स है? नहीं। अगर ये रिएक्शन फोर्स होता, मैंने अपने लास्ट वीडियो में समझाया था कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स सेम बॉडी में लगते हैं या डिफरेंट बॉडीज में लगते हैं। डिफरेंट बॉडीज में आप एक्शन एंड रिएक्शन को सेम बॉडी में लगा रहे हो, आप एक्शन एंड रिएक्शन को सेम बॉडी में लगा रहे हो। अरे वो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है। चलो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैज टू बी कंसीडर्ड। देखो बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको कंसीडर करना पड़ेगा, सिर्फ किसके लिए? बाय एन ऑब्जर्वर इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आपको लगता होगा भैया देखो पहला वाला स्टेटमेंट हमने गलत बोला, हमने साइन कर लिया। इस दूसरे वाले स्टेटमेंट को अगर आप गलत बोलोगे ना हम वीडियो खुद छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ये सेकंड वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, हमारे बहुत सारे टीचर्स ने बोला है। मैं भी मानता हूं ये स्टेटमेंट सही है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट दिस स्टेटमेंट इज स्लाइटली एम्बिगुअस, इट इज कंफ्यूजिंग। इससे बच्चे मन में क्या, देखो स्टेटमेंट इंग्लिश में जो लिखा है वो सही है, बट जब ये स्टेटमेंट ट्रांसलेट होकर आपके दिमाग में जाता है ना, बच्चे सोच कैसा लेते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैज टू बी कंसीडर्ड, मतलब बच्चे सोचते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब लगेगा जब ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो दिमाग में जो आपने फीड किया ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। राम के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, यही स्टेटमेंट गलत है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो लगने की बात ही नहीं आई। क्या है? एक मैथमेटिकल करेक्शन फैक्टर है जो हम समझने वाले हैं। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अगर ऑब्जर्वर एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके ऊपर लग जाएगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा नहीं। फोर्स ही नहीं है तो लगेगा कैसे? तो भैया क्या होगा, लगेगा नहीं, देखेंगे। इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब हमें कंसीडर करना पड़ेगा, बट डोंट थिंक दैट इट्स अ रियल फोर्स एंड इट विल बी अप्लाइड। इसलिए इसको भी मैंने एम्बिगुअस कैटेगरी में लिया है। थर्ड शेमफुल स्टेटमेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैंसिल्स आउट सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कि मैंने यहां पे समझाया, टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल, टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल, अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल, दोनों ने दोनों को मार दिया, गलत है। फिर से टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल, अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल, दोनों ने दोनों को मार दिया, गलत है। सो अगर आपके दिमाग में ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, एंड इनफैक्ट अगर आपको किसी भी टीचर ने कुछ भी बताया है ऑन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको दिमाग से निकाल दो, उसको बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। एक फ्रेश माइंड से एकदम फ्लश कर दो सारे इंफॉर्मेशन को, एंड एक फ्रेश माइंड के साथ कंटिन्यू करो। जब तक आप एग्जिस्टिंग चीजें, क्योंकि इतने बड़े मिसकंसेप्शन मैं बार बार बोल रहा हूं, शायद आप बोर हो रहे हो, जब तक आप मिसकंसेप्शंस एंड फालतू इंफॉर्मेशन दिमाग से नहीं निकालोगे, तब तक मैं जितना भी इस वीडियो में समझा दूं, आपको फिर भी डाउट रहेगा, आप फिर भी कमेंट सेक्शन में डाउट पूछोगे। तो मैं पानी पी रहा हूं, जब तक मैं पानी पी रहा हूं आप लोग सब दिमाग से निकाल दो, जितना भी कुछ आपको पता है ऑन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, सब दिमाग से निकाल दो। हम लोग फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं आज।
निकाल दिया? आई होप ने निकाल दिया। चलो सबमिट आरो एंड लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। जैसे कि आपको आपके भैया का टीचिंग स्टाइल पता है, हम लोग हमेशा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल 1। पहले मैं आपको स्यूडो फोर्स क्या है क्यों है वो क्लियर करूंगा। आप तो सिर्फ देखते रहो ना, एक मूवी की तरह देखते रहो, मजे लो। पेन एंड पेपर होना चाहिए आपके पास। एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर थोड़ा ले लीजिए, स्पेस कम है। एक सरफेस है एंड सरफेस के ऊपर वी हैव टेकन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट इज एक्सीलरेटिंग विद एन एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर? ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg एक्सीलरेटिंग विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया। एक्चुअली मुझे ऐसा बोलना चाहिए था कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया F, ड्यू टू विच इसका एक्सीलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आता है। अब मैं 3 ऑब्जर्वर लूंगा। एक है मेरा ऑब्जर्वर नंबर 1, यहाँ पे एक स्केटबोर्ड ले लिया। स्केटबोर्ड के ऊपर मेरा ऑब्जर्वर नंबर 1, ऑब्जर्वर ए, जो कि चुपचाप रेस्ट पे है। फिर से और एक स्केटबोर्ड ले लिया मैंने। स्केटबोर्ड के ऊपर मेरा ऑब्जर्वर नंबर बी, जो खुद आगे जा रहा है विद 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। एंड फिर से और एक स्केटबोर्ड के ऊपर एक ऑब्जर्वर नंबर सी, जो कि टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अच्छे से लेवल कर लो। ये जो सिचुएशन, ये जो मैंने ब्लैक कलर से इतना पार्ट मार्क किया, ये क्या है? ये मेरा ऑब्जेक्ट है। दिस इज माई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स दैट इज बीइंग स्टडीड। ऑब्जेक्ट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। सो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास क्या है 2 kg, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है F, एंड ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत धीरे धीरे क्लियर करते करते चलूंगा। इस सिचुएशन में कितने ऑब्जेक्ट्स है? एक ही ऑब्जेक्ट है। एंड कितने ऑब्जर्वर्स है भाई साहब? 3 ऑब्जर्वर्स है। एक ऑब्जर्वर ए, एक ऑब्जर्वर बी एंड एक ऑब्जर्वर सी। अब लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको नॉलेज दिया था कि ऑब्जर्वर्स या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो इनर्शियल, एक नॉन इनर्शियल। अगर आपको नहीं पता लास्ट वीडियो में देखो। अब बताओ, ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ए, वो खुद रेस्ट पे है, मतलब उसका खुद का एक्सीलरेशन कितना है? उसका खुद का एक्सीलरेशन तो है नहीं, एक्सीलरेशन 0 है। तो बताओ ऑब्जर्वर ए एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? आप बोलोगे जिसका खुद का एक्सीलरेशन नहीं है वो तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो क्या उसके लिए न्यूटन्स लॉ वैलिड है? जब वो इस सिचुएशन को देख के F = ma लगाएगा, क्या उसके लिए न्यूटन्स लॉ वैलिड है? हाँ भाई, इसके लिए तो न्यूटन्स लॉ, NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बिल्कुल वैलिड है। अब ऑब्जर्वर बी को देखो, ऑब्जर्वर बी का खुद का एक्सीलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ऑब्जर्वर बी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मतलब क्या ऑब्जर्वर बी जहां पे खड़ा है, क्या उस लोकेशन का खुद का एक एक्सीलरेशन है? यस, इट्स एन एक्सीलरेटेड फ्रेम। एक्सीलरेटेड फ्रेम मतलब इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल मतलब जहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। सिमिलरली ऑब्जर्वर सी का खुद का एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट। Accelerated, yes, that is non-inertial. That means non-inertial. That means Newton's laws of motion are invalid. I hope पहले आपको ये situation clear हुआ होगा. We had an object of mass 2 kg. Force F is applied, being accelerated by 5 meter per second square. Being observed by 3 observers A, B and C. A का खुद का acceleration 0 है, मतलब वो एक inertial frame of reference है. मतलब अगर वो न्यूटन्स लॉ लगाएगा सही आंसर आएगा. अगर ये दोनों न्यूटन्स लॉ लगाएंगे गलत आंसर आएंगे. ठीक है. एक बार लगा के देखते हैं. हमें जितना नॉलेज है उस विथ रिस्पेक्ट टू ए. अगर मैं बोलूं विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब जब ए के आंखों से देखा गया. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब जब ए ने अपने बड़े बड़े आंखों से इस सिचुएशन को देखा तो ए को क्या दिखा. एक बार देखते हैं ए को क्या दिखा. ए ने देखा एक सरफेस है. हाँ, ए ने बोला कि वहां पे ना एक 2 kg का मास रखा हुआ है. मैंने बोला हाँ बिल्कुल. ए ने बोला कि 2 kg मास के ऊपर एक फोर्स F लग रहा है. बिल्कुल सही है. ए अपने आंखों से देख के बता रहा है. आप खुद सोचो, आप एक ही जगह खड़े हो एंड अपने आंखों से देखो 2 kg F फोर्स लग रहा है. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ए तो खुद रेस्ट पे है. सपोज मैं ए हूं, मैं खुद रेस्ट में हूं. जब मैं देखूंगा इस ब्लॉक को तो मुझे क्या लगेगा, इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना है.
जितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनी डाउट? व्हेन एज सीन बाय आईज ऑफ ए, जब ए के आंखों से देखा गया तो एक्सेलरेशन कितना फील होगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फील होगा। अब क्या लगाएंगे? एफ नेट, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बताओ इस ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स लग रहा है? कितने फोर्स लग रहा है? एक ही फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या है? एफ। मास कितना है ऑब्जेक्ट का? 2, एक्सेलरेशन कितना है? 5, सो फोर्स कितना आ गया? 10 न्यूटन। अब मैंने एक बार बी से बोला, बी तुम भी एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाओ एंड मुझे फोर्स का वैल्यू, ये जो फोर्स का वैल्यू है बताओ। ठीक है, बी ने बोला ओके ओके, मैं अपने आंखें खोलता हूं। बी ने आंखें खोला विथ रिस्पेक्ट टू बी। जब बी के आंखों से देखा गया, अब ए के आंखों से नहीं देखना, हम किस ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं? बी के लिए लगा रहे हैं। जब बी के आंखों से देखा गया तो उसने बोला 2 kg का ऑब्जेक्ट है। क्या जब बी का खुद का एक्सेलरेशन है, बी खुद आगे जा रहा है विद 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट डज इट मीन जब देखेगा इस ऑब्जेक्ट को, क्या मास चेंज हो जाएगा क्या ऑब्जेक्ट का? नहीं, मास तो या 2 kg रहेगा। वो अलग बात है कि बी खुद एक्सेलरेट कर रहा है विद 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट मास कितना दिखेगा? 2 kg। अच्छा, जब बी ने देखा कि फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स तो सेम ही लगेगा, फोर्स तो एफ ही लगेगा। देखो, फोर्स फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं है। आप बस से देखो, आप कार से देखो, आप रोड से देखो, फोर्स तो एफ ही है। बट ये जो क्वांटिटी है ना, एक्सेलरेशन, ये एक ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। आप खुद सोचो, ब्लॉक आगे जा रहा है विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ऑब्जर्वर भी आगे जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है विथ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सपोज ये ब्लॉक है विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड आप कैमरा में मुझे देखना, मैं ऑब्जर्वर बी हूं, मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब मैं ब्लॉक की तरफ देखूंगा, मुझे क्या फील होगा? मुझे फील होगा ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? 5 है, 3 है, या 5 - 3 है। रिलेटिव एक्सेलरेशन का कंसेप्ट, अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो क्लास 8 में आप बोलते थे। एक ट्रेन आगे जा रहा है विद 30 मीटर पर सेकेंड, एक दूसरा ट्रेन जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर इसने इसको देखा तो 30 - 10 सेम डायरेक्शन में, तो माइनस कर दो। अगर दोनों ऐसे हेड ऑन आ रहे हैं तो प्लस कर दो, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस कर दो। पता है ना? सो व्हेन बी विल ऑब्जर्व द सिचुएशन, देन अकॉर्डिंग टू बी व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg? बी का खुद का एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन है 5, सो बी विल से दैट इट इज एक्सेलरेटिंग विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बी के लिए अगर आप नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बोलोगे, नेट फोर्स तो बी के लिए भी एफ ही लग रहा है, मास 2, एक्सेलरेशन 2, 4 न्यूटन। दोनों अलग अलग आंसर दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि एक ही ऑब्जेक्ट का फोर्स ये 10 बता रहा है, बी 4 बता रहा है? एक बार सी से भी पूछ लेते जल्दी विद रिस्पेक्ट टू सी। सी ने क्या बोला? सी ने बोला मैंने सिचुएशन देखा, 2 kg का ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर फोर्स कहां पे लग रहा है? टुवर्ड्स राइट लग रहा है। देखो 2 kg का ऑब्जेक्ट, फोर्स राइट। तीनों ऑब्जर्वर ने ऑब्जेक्ट का मास एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तो सही बताया, सबका दिक्कत क्या आ रहा है? एक्सीलरेशन में दिक्कत आ रहा है। अब देखना, जो ऑब्जर्वर सी है दैट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में राइट जा रहा है एंड सी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेफ्ट जा रहा है ऐसे। तो जब सी, जैसे मैं सी हूं, सपोज मैं इधर जा रहा हूं विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ऑब्जेक्ट मेरे ऑपोजिट जा रहा है विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब मैं उसको देखूंगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। ऑब्जेक्ट 5 से राइट जा रहा है, ये 2 से लेफ्ट जा रहा है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा? 7 हो जाएगा। इतना बेसिक नॉलेज तो शायद आपको पता ही है। अब अगर ये सी लगाएगा नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, देन नेट फोर्स तो एफ है, मास कितना ऑब्जेक्ट का 2 एंड ये 7, तो नेट फोर्स आ रहा है 14 न्यूटन। अब बताओ कौन करेक्ट है? ऑब्जर्वर ए करेक्ट है, ऑब्जर्वर बी करेक्ट है, या ऑब्जर्वर सी करेक्ट है? आपको एक पल के लिए तो लग रहा होगा कि भैया तीनों ही तो करेक्ट है, क्योंकि आपने तो न्यूटन्स लॉज एकदम सही लगाया। बट टर्न्स आउट दैट ओनली ऑब्जर्वर ए इज करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूटन साहब ने हमें पहले ही वार्निंग दिया था अपने फर्स्ट लॉ में। न्यूटन साहब ने फर्स्ट लॉ में ऐसा बोला था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला, कि अगर आप मेरा लॉ एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, अगर आप मेरा लॉ एफ नेट इज इक्वल टू एम ए यूज करना चाहते हो तो सिर्फ मेरा लॉ करेक्ट रिजल्ट कब देगा? सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देगा। बताओ, आउट ऑफ ऑब्जर्वर ए, बी एंड सी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो सिर्फ ए है, तो बी का आंसर एंड सी का आंसर गलत है।
बी का आंसर एंड सी का आंसर गलत है। अब आप बोलेंगे कि तो क्या भैया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम कभी भी एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए यूज नहीं कर सकते क्या? मैंने तो आप तो जिद पकड़ के बैठ गए कि जब तक आप न्यूटन्स लॉ मुझे एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यूज करना नहीं सिखाओगे, जब तक करेक्ट रिजल्ट नहीं देखा मैं यहां से उठूंगा नहीं। सो यस, देयर इज अ मैथमेटिकल टेक्निक टू मॉडिफाई दिस लॉ। दिस एफ नॉट इज इक्वल टू एम हैज टू बी मॉडिफाइड नाउ। इस फॉर्मेट में तो नहीं चलेगा, अब मॉडिफाई करना पड़ेगा एंड उसी मॉडिफिकेशन में मुझे करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड उसी करेक्शन फैक्टर का नाम है स्यूडो फोर्स, जो कि मैं आने वाला हूं। पहले आप इतना नोट कर लो, पहले आप इनकरेक्ट वाला नोट कर लो एंड फिर नीचे लिख दो कि बी एंड सी के लिए क्यों नहीं चला, जैसे कि हमने यहां पे बोला। ठीक है, इसके बाद मैं ये सिचुएशन फिर से दिखाऊंगा आपको, नोट कर लो। सेम सिचुएशन फिर से देखेंगे इसके बाद। इज दिस क्लियर? ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, मैं बस इतना सा मिटा रहा हूं। अब सुनना, यहां पे कंक्लूड, हमने कंक्लूजन क्या किया? हमने कंक्लूड क्या किया? कंक्लूजन, Newton's laws are valid only in inertial frame of reference, जो कि लास्ट वीडियो में बनाया था। Newton's laws are valid only in inertial frame of reference. However, there is a mathematical technique. मेरे बातों के ऊपर, मेरे शब्दों के ऊपर गौर करना। However, there is a mathematical technique to use Newton's laws in non-inertial frame. By using a correction factor, by using a correction factor को मैं CF बोल रहा हूं। अब ये करेक्शन फैक्टर कौन लाया? कोई ना कोई साइंटिस्ट लाया होगा। देखिए, मैंने भी बहुत रिसर्च किया था कि ये करेक्शन फैक्टर किस साइंटिस्ट ने लाया। पता नहीं, गूगल में, विकिपीडिया में उतने सोर्सेज नहीं है अभी तक। मान लेते कि किसी साइंटिस्ट ने लाया होगा। अब उसने बताया, देखो करेक्शन फैक्टर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा मैं बताता हूं। उसने बहुत दिमाग लगा के किया। पहले तो मैं आपको करेक्शन फैक्टर से फॉर्मूला लिख देता हूं, न्यूटन्स लॉ को मॉडिफाई करके। अभी हम ये नहीं सोचेंगे कि जिस साइंटिस्ट ने ये दिया उसने कैसे सोचा होगा, वो मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूं आपको। पहले तो आप इतना देख लो, इतना नोट कर लिया। अब करेक्शन फैक्टर आपको लाना है। अब इस करेक्शन फैक्टर का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, इतना नोट कर लिया आपने, इतना नोट कर लिया आपने। ठीक है, अब करेक्शन फैक्टर क्या है? सो न्यूटन्स लॉज को यूज करना चाहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में। देयरफॉर जो करेक्शन फैक्टर CF आप लाना चाहते हो, करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, फॉर्मूला में एक नेगेटिव साइन है, नेगेटिव ऑफ व्हाट? मास ऑफ बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड। जिस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो, मास ऑफ बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड इनटू एक्सीलरेशन ऑफ observer. So what is the formula for the correction factor that we are using? Correction factor is equal to negative of mass of body being observed into acceleration of observer. आप लोग बोलोगे भैया वीडियो छोड़ के जा रहे हैं, ये सब क्या है, क्यों है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले किसी साइंटिस्ट ने ऐसा दिया एंड देयरफॉर जो फाइनल न्यूटन्स लॉज है, आज आप F net is equal to mass into acceleration, ये वाला सिर्फ inertial, this is valid only in inertial frame of reference। अगर आप नॉन inertial में आफ्टर करेक्शन, सुनना, आफ्टर करेक्शन लॉ कैसे दिखेगा? आफ्टर करेक्शन इस ये जो न्यूटन्स लॉज है, इसमें आपने ये करेक्शन फैक्टर CF इंट्रोड्यूस किया एंड उसके बाद आपका जो फाइनल फॉर्मूला है वो ऐसा होगा, F net प्लस करेक्शन फैक्टर इस साइड में is equal to mass into acceleration. So this is your modified Newton's second law. This is your modified
न्यूटन्स सेकंड लॉ। जिंदगी में नहीं देखा होगा, किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए चुपचाप जैसे मैं बता रहा हूं वैसा पहले देखो। सो मैंने जो आपको बताया कि अगर आप सिर्फ एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिखोगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बहुत इजीली चल जाएगा। नॉन इनर्शियल में करना चाहते हो तो करेक्शन फैक्टर लाना पड़ेगा, करेक्शन फैक्टर लाना पड़ेगा, ठीक है। सो एफ नेट प्लस करेक्शन फैक्टर इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड करेक्शन फैक्टर कैसे निकालोगे? नेगेटिव ऑफ मास ऑफ बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। अब इस फॉर्मूले को, इस मॉडिफाइड फॉर्मूले को यूज करके तीनों ऑब्जर्वर के लिए अगर रिजल्ट करेक्ट आ गया, तीनों के लिए अगर फोर्स 10 10 10 आ गया, तो मैंने जो पढ़ाया आपने जो समझा सब कुछ सही है। इज दिस क्लियर? नोट कर लो इतना। पेज थोड़ा कम है, प्याज बहुत ज्यादा लग रही है। इज दिस क्लियर? वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। चलो 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 चलो, ओके। अब देखना, अब देखना, अब मैं सॉल्व करूंगा एक बार विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए। जल्दी जल्दी करेंगे। जब ए की आंखों से देखा गया, ए ने बोला कि एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है F। अब ए क्योंकि रेस्ट में था, जब ए ने देखा तो ए को क्या लगा, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है उतना ही है, ठीक है। अब यहां पे करेक्शन फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहला करेक्शन फैक्टर निकालेंगे। व्हाट इज करेक्शन फैक्टर? फॉर्मूला क्या था? नेगेटिव ऑफ मास ऑफ द बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड। किस बॉडी को ऑब्जर्व करो? इस बॉडी को, ये ऑब्जेक्ट है। मास ऑफ जो ऑब्जेक्ट कितना है 2 इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन कितना है? ऑब्जर्वर ए का खुद का एक्सीलरेशन कितना है? 0। मतलब करेक्शन फैक्टर कितना आ गया? 0। अच्छा, मतलब जब आप मॉडिफाइड न्यूटन्स लॉ को एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यूज करोगे तब क्या आपको कोई करेक्शन फैक्टर चाहिए? नहीं, 0। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? एफ नेट प्लस करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। नेट फोर्स कितना है बॉडी के ऊपर? सिर्फ एफ है, प्लस करेक्शन फैक्टर कितना भाई? करेक्शन फैक्टर तो 0 है, एफ प्लस 0। मास कितना है? किसका मास? इस ऑब्जेक्ट का मास 2। अब ये जो एक्सीलरेशन है ये ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन नहीं है। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए तो इस ऑब्जेक्ट के लिए लग रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन देखना आप, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। करेक्शन फैक्टर का जो फॉर्मूला है इधर मैं लिख देता हूं। करेक्शन फैक्टर, स्पेस बहुत कम है मेरे पास, करेक्शन फैक्टर में नेगेटिव ऑफ मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन लेना है। बट इस मास इनटू एक्सीलरेशन में एफ नेट इज इक्वल टू एम वाले फॉर्मूले में ये वाला एक्सीलरेशन तो बॉडी का एक्सीलरेशन है 2 इनटू 5, तो फोर्स का वैल्यू कितना आ गया? 10 न्यूटन, जो कि आया था। अब अगर इन दोनों के लिए भी ऐसा आ गया तो बात बन जाएगी। ऑब्जर्वर बी के लिए, ऑब्जर्वर बी के लिए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब सुनना, जहां पे मैं टीचर्स के साथ डिफर करता हूं, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं एंड मैं कैसे पढ़ाता हूं, अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी ने क्या देखा? ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 2 kg। बी ने क्या देखा? ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रहा है एफ। अब टीचर्स क्या बोलते हैं? बेटा बी तो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, अब बी के लिए स्यूडो फोर्स लग जाएगा। मैं जिस चीज को करेक्शन फैक्टर बोल रहा हूं ना, टीचर्स उसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं। आई पर्सनली डू नॉट लाइक द टर्म स्यूडो फोर्स, बिकॉज जितना भी आप स्यूडो बोलो, स्यूडो मतलब फेक, मतलब फालतू, मतलब जाली, नकली, जितना भी नकली बोल लो, बट अगर जब बच्चे के मन में बताया क्या होगा? स्यूडो फोर्स मतलब सर एक फोर्स है, कब लगेगा? जब ऑब्जर्वर एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो सर इधर एक स्यूडो फोर्स लगा दो ऑपोजिट टू एक्सीलरेशन। टीचर्स क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन किधर है? टुवर्ड्स राइट है, उसके ऑपोजिट एक स्यूडो फोर्स लगा दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। स्यूडो फोर्स अगर आप ऐसे बोलोगे ना लगा दो, तो आपको लगेगा कि एक्चुअली लग रहा है, तो फिर बच्चे वो भूल जाते हैं कि एक्चुअली नहीं लग रहा है, एक मैथमेटिकल करेक्शन फैक्टर है। इसलिए पहले मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूं, फिर टीचर के तरीके पे भी सेकंड मेथड में आ जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द फर्स्ट मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो ऑब्जर्वर बी का खुद का एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब वो ऑब्जेक्ट को देखेगा जिसका खुद का एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट एंड इसका 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट, तो उसको क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना है सामने की तरफ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जर्वर बी के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? सिर्फ एक। ऑब्जर्वर ए के लिए भी एक फोर्स, इसके लिए भी एक फोर्स। फोर्स देखिए, ऐसा नहीं है कि इधर एक स्यूडो फोर्स आ जाएगा, नो नो नो, देयर इज वन फोर्स। अब करेक्शन फैक्टर वेक्टर साइन नेगेटिव है, फॉर्मूले में नेगेटिव है। फॉर्मूला मास ऑफ द बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड, किस बॉडी का ऑब्जर्व करो? 2 इनटू
एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन से मत मल्टीप्लाई कर देना, गलत हो जाएगा। एक्सीलरेशन किसका चाहिए? ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन चाहिए। किसका चाहिए? ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन चाहिए। ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन किधर है? 3 टुवर्ड्स राइट है ना, राइट है इसलिए पॉजिटिव डाल है। एंड ये भी याद रखना कि ये एक वेक्टर रिलेशन है, इसमें आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा। जब ये एक्सीलरेशन डाल रहे हो, हम लोग राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं एंड लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं। इसका जो एक्सीलरेशन है ऑब्जर्वर का, दैट इज टुवर्ड्स राइट, इसलिए मैं +3 यूज करूंगा एंड दिस करेक्शन फैक्टर कम्स आउट टू बी -6। करेक्शन फैक्टर कितना आ गया? -6। अब न्यूटन्स लॉ क्या यूज करेंगे? सिर्फ एफ नेट बराबर है, मैं नहीं, एफ नेट प्लस करेक्शन फैक्टर इज मास इनटू एक्सीलरेशन। किसके लिए? बॉडी के लिए। नेट फोर्स ऑन द बॉडी कितना है? एफ प्लस करेक्शन फैक्टर कितना है? -6 इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी 2 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। मत लगा देना, ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन 3 है, बॉडी का एक्सीलरेशन कितना है? 2। यहां पे एम ए में ये जो एक्सीलरेशन है दिस इज ऑफ द बॉडी, ठीक है। करेक्शन फैक्टर में ये जो एक्सीलरेशन है दिस इज ऑफ ऑब्जर्वर। इज दिस क्लियर? सो यहां पे कौन सा बैठेगा? बॉडी का एक्सीलरेशन। सो द फाइनल इज कमिंग f -6 is 4, so f is equal to 10. tada, correct answer for inertial frame of reference. टीचर्स का एक्सप्लेनेशन देखो, मेरा एक्सप्लेनेशन देखो। नॉन इनर्शियल, इसलिए मैं वो सेकंड पॉइंट को इनवैलिड बता रहा था। अगर ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, क्या इसका मतलब है कि उसके लिए एक स्यूडो फोर्स आ जाएगा? नहीं। क्या है स्यूडो फोर्स? मैंने वर्ड ही यूज नहीं किया। नॉन इनर्शियल वाले ऑब्जर्वर के लिए भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 1 या 2? टीचर्स बोलेंगे 2। एक तो एक्चुअल फोर्स, एक तो स्यूडो फोर्स। मैं बोल रहा हूं 1। कहां स्यूडो फोर्स? क्या स्यूडो फोर्स? मैथमेटिकल करेक्शन फैक्टर है। मैं आऊंगा स्यूडो फोर्स तक आऊंगा, समझ में आ गया? मैंने कोई फालतू फोर्स वगैरह कुछ लगाया? नहीं लगाया यार। चलो विद रिस्पेक्ट टू सी, अब ध्यान रखना। अब करेक्शन फैक्टर, अच्छा पहले सी के लिए सिचुएशन ही बना ले। जब सी इस सिचुएशन को देखेगा, सी को लगेगा एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है, फोर्स कितना लग रहा है 2 kg का ऑब्जेक्ट में? F। अब सी का खुद का एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ऑब्जेक्ट का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। रिलेटिव एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? सामने 7, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इज दिस क्लियर? अब करेक्शन फैक्टर निकालेंगे सी के लिए, क्योंकि सी एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। ओके, करेक्शन फैक्टर फॉर्मूला क्या है? नेगेटिव ऑफ मास ऑफ द बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड इज 2 इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। अब देखना सी का जो एक्सीलरेशन है वो लेफ्ट की तरफ है एंड लेफ्ट डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है, बी केयरफुल। सो 2 इंटू -2, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, सो करेक्शन फैक्टर कितना है? सिर्फ 4। अब न्यूटन्स लॉ लगा देते हैं, एफ नेट प्लस करेक्शन फैक्टर इज मास इंटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट F प्लस करेक्शन फैक्टर 4 इज मास 2 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन 7, 2 मत पुट कर देना, 7। So F plus 4 is 14. So F is equal to 10. So for the first time in your life, you have now learned how to use Newton's laws of motion in non-inertial frame of reference by introducing a mathematical correction factor. अब मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूंगा, पहले इतना नोट कर लो। एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए साइन के साथ पुट किया। ये लेफ्ट में था, नेगेटिव पुट किया। ये राइट में था, पॉजिटिव पुट किया। ये जो एक्सीलरेशन है ये किसका है? करेक्शन फैक्टर में जो एक्सीलरेशन है वो ऑब्जर्वर का है। ये लेफ्ट में था इसलिए नेगेटिव पुट किया, राइट में पॉजिटिव। ये 0 था तो 0। देख लिया? अब दिस मैथमेटिकल करेक्शन फैक्टर is called pseudo force. Pseudo force does not act on the body. It is just a mathematical way. It is just on pen and paper. मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखूंगा, हटा रहा हूं। सुनो। This mathematical correction factor is pseudo force. So हमने क्या देखा? Modified Newton's law क्या देखा? F net plus correction factor is mass into acceleration. ये जो mathematical correction factor है, ये इसके बारे में कुछ चीजें लिखना चाहूंगा। This mathematical correction factor
this mathematical correction factor is termed as pseudo force, is termed as pseudo force. pseudo मतलब fake force, मतलब virtual force, मतलब नकली force. Pseudo force does not act on body because it is not a force. Pseudo force is not a force. It is just a mathematical correction factor. So this correction factor exists, has no real existence, has no real existence. अब समझ में आया कि pseudo force मतलब real existence क्यों नहीं है? तीनों ऑब्जर्वर्स के लिए फोर्स कितना लगा? F ही लगा. तीनों ऑब्जर्वर्स के लिए फोर्स कितना लगा? सिर्फ F. ऐसा नहीं है कि स्यूडो फोर्स इधर लगा दो, स्यूडो फोर्स इधर लगा दो. स्यूडो फोर्स तो सिर्फ पेन एंड पेपर में करेक्शन करने के लिए है. फाइनल करना चाहूंगा चीजों को. न्यूटन साहब ने बोला मेरे लॉस को सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यूज करना. हमने मान लिया था. एक दिन मन में थोड़ी चुल मची कि क्या हम आपके लॉस को नॉन इनर्शियल फ्रेम में यूज कर सकते हो? तो न्यूटन साहब तो तब तक चल बसे थे. किसी और साइंटिस्ट ने फॉर्मूले को मॉडिफाई करके दिया एंड एक न्यू फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, स्यूडो फोर्स या करेक्शन फैक्टर. करेक्शन फैक्टर सिर्फ पेन एंड पेपर में एग्जिस्टिंग न्यूटन्स लॉस को वैलिड करने के लिए है. ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि उस फिजिकल सिचुएशन में एक फोर्स टुवर्ड्स राइट लगा या एक फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लगा. सो स्यूडो फोर्स हैज नो रियल एग्जिस्टेंस. इज दिस क्लियर? स्यूडो फोर्स हैज नो, it only exists in pen and paper to make Newton's second law work for non-inertial frames. सुनना ठीक है. स्यूडो फोर्स अभी तक सेंट्रीफ्यूगल में गए ही नहीं. देखो कितना लंबा वीडियो है. अब मैं आपको सेकंड वे दिखाऊंगा जो टीचर्स क्या करते हैं. सेकंड मेथड ऑफ यूजिंग करेक्शन फैक्टर. पहला तो यही इक्वेशन यूज कर लो, बेस्ट वे है. ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात. अब सेकंड मेथड ऑफ यूजिंग द करेक्शन फैक्टर, अब देखना कैसे यूज करना. सेकंड मेथड ऑफ यूजिंग द करेक्शन फैक्टर. सेकंड मेथड ऑफ यूजिंग करेक्शन फैक्टर. सेकेंड मेथड ऑफ यूजिंग करेक्शन फैक्टर. अब देखना विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड विथ रिस्पेक्ट टू सी. इज दिस क्लियर? सो विथ रिस्पेक्ट टू ए, जब ए के आंखों से देखा गया तो ऑब्जेक्ट था जिसका मास था 2 kg, जिसके ऊपर फोर्स कितना लगा? F. एंड जब ए ने देखा तो उसका एक्सेलरेशन कितना था सामने? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब सिर्फ मन में कैलकुलेट करना. अब करेक्शन फैक्टर का ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे. नेगेटिव साइन अब यूज नहीं करेंगे. नेगेटिव साइन अब तब यूज करोगे जब पहले मेथड से किया. अब अलग ही बता रहा हूं मैं. अब सुनना. अब सिर्फ क्या करोगे? सेम चीज, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर. बट अब डायरेक्शन इधर लगेगा या इधर लगेगा, हम लगाएंगे एक्चुअली. इधर लगाएंगे या इधर लगाएंगे वो हम लॉजिक से जज करेंगे. कैसे करेंगे? इस सिचुएशन में सिर्फ करेक्शन फैक्टर का वैल्यू कैलकुलेट करो. करेक्शन फैक्टर का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, साइन के साथ नहीं, नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे. करेक्शन फैक्टर का वैल्यू कितना है? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर 2 into 0 0. मतलब इसमें कोई करेक्शन फैक्टर नहीं आएगा. अब लगा लो सिर्फ F net इज इक्वल टू ma. अब मॉडिफाइड वाला इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है. F net, नेट फोर्स कितना है? F. मास कितना है? 2. एक्सेलरेशन कितना है? 5. सो फोर्स आ गया 10 न्यूटन. ठीक है. विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम आपने बहुत ड्रॉ किया है. 2 kg का ऑब्जेक्ट, फोर्स इधर F. बी खुद 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइट जा रहा है. ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो बी को लगेगा कि ऑब्जेक्ट रिलेटिवली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से टुवर्ड्स राइट जा रहा है. अब सिर्फ करेक्शन फैक्टर का वैल्यू चाहिए. नेगेटिव साइन नहीं चाहिए क्योंकि डायरेक्शन हम खुद जज कर लेंगे. तो करेक्शन फैक्टर का वैल्यू क्या है? मास ऑफ द बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड. देखिए अब नेगेटिव साइन नहीं लगा रहे. इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है? ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कितना है? 3. साइन के साथ नहीं, सिर्फ वैल्यू चाहिए. इसलिए इधर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन कुछ पुट नहीं किया. सो करेक्शन फैक्टर का वैल्यू कितना आ गया था? 6. अब ये 6 को एज अ फोर्स ट्रीट करके, एज अ फेक फोर्स, एज अ स्यूडो फोर्स ट्रीट करके, जो रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन है ना उसके ऑपोजिट लगा दो. रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन या फिर ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है,
तो आप इस सिचुएशन में 6 न्यूटन फोर्स को इधर लगा दो एंड इस सिचुएशन में आप एफ नेट इज इक्वल टू एम लगा दो। भैया एफ नेट प्लस करेक्शन फैक्टर नहीं लगेगा, नहीं, हमने ऑलरेडी इधर डायग्राम में लगा के टेक केयर कर लिया। इधर आप डायग्राम में मत लगाओ, वो तो बेस्ट वे है, डायग्राम में मत लगाओ, बट फिर टीचर्स ऐसे यूज करते हैं, डायग्राम नहीं लगा देते। अगर आप डायग्राम में लगाओगे तो इधर प्लस एंड माइनस साइन मत लो, समझ रहे हो ना। फर्स्ट मेथड वाज इक्वेशन फॉर्मेट, डायग्राम में कोई छेड़छाड़ नहीं, डायग्राम एज इट इज ड्रॉ करो, इक्वेशन में करेक्शन फैक्टर को नेगेटिव इनटू मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन करो, सब साइन के साथ पुट करो, वेक्टर रिलेशन था ये, हुलुलु स्केलर रिलेशन है। अब इस बॉडी के ऊपर देखो, इस बॉडी के ऊपर फोर्स F टुवर्ड्स राइट है एंड 6 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट है। ये 6 न्यूटन कहां से आया? क्या ये 6 न्यूटन एक्चुअली लग रहा है? नहीं, इट्स अ फेक फोर्स, इट्स अ फेक फोर्स, इट्स अ वर्चुअल फोर्स, इट्स अ स्यूडो फोर्स, जो मैंने सिर्फ कैलकुलेशन को सही मानने के लिए लिया है। इसी में तो बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे को लगता है कि सर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर स्यूडो फोर्स पीछे लगा दो। अरे वो लगा क्यों रहे हैं ये समझो, इसलिए पहले वाले मेथड में मैंने लगाया ही नहीं था, ये सिर्फ इक्वेशन को सही करने के लिए लगा है। सो फोर्स एक टुवर्ड्स राइट एक लेफ्ट, कौन सा ग्रेटर फोर्स है? ओवरऑल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट है, सो F इज द ग्रेटर फोर्स, सो F minus 6 is mass into acceleration 2 into 2, so I think F is 10 न्यूटन। कर लो। अब विथ रिस्पेक्ट टू C देखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू C देखेंगे, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू C देखेंगे। 2 kg का ऑब्जेक्ट, जब C ने इसको देखा, C को लगा कि 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से टुवर्ड्स राइट जा रहा है एंड फोर्स F है, फोर्स F है। अब क्या करेंगे? करेक्शन फैक्टर का वैल्यू कैलकुलेट करो, करेक्शन फैक्टर का वैल्यू कैलकुलेट करो, करेक्शन फैक्टर का वैल्यू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब डोंट पुट -2, वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 2 into 2 4। अब ये 4 न्यूटन फोर्स को किधर लगाएंगे, राइट या लेफ्ट? देखो एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो ये 4 न्यूटन को टुवर्ड्स राइट लगा दो। अब क्या लगाओ? F नेट इज ma, F नेट कितना? F प्लस 4 सेम डायरेक्शन में है, F plus 4 is 2 into 7 14, so F comes out to be 10 न्यूटन। ये सेकेंड मेथड में हम ऐसे कर रहे हैं। अब सेकेंड मेथड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, सुनना अच्छे से। सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू B एंड विद रिस्पेक्ट टू C करते हैं। सेकेंड मेथड यूजिंग करेक्शन फैक्टर, देखना एकदम समराइज कर दूंगा, अच्छे से कैलकुलेट करोगे। विद रिस्पेक्ट टू B एंड विद रिस्पेक्ट टू C। फाइनल थॉट से ये मेरे कि आपको एग्जाम में अगर मन में फिट करना है सेकंड मेथड तो कैसे फिट करना, अच्छे से देखना। विद रिस्पेक्ट टू बी एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। 2 kg का ऑब्जेक्ट, फोर्स इधर टुवर्ड्स राइट, F फोर्स, एंड जब इसने इसको देखा तो एक्सीलरेशन फील हुआ एज इफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या बी एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है? हाँ, अगर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर एक काम करना, अगर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर एक काम करना, उस ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन को पकड़ो, कितना है? 3। अगर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन को पकड़ो, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसको बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करो, 3 into 2 6, एंड इसको उल्टा करके ऑब्जेक्ट को दे दो। मतलब नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन को पकड़ो, बॉडी के मास से मल्टीप्लाई करके उल्टा करके ऑब्जेक्ट को दे दो। मैंने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन को पकड़ा, मास से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, एंड उल्टा करके बॉडी को दे दिया, उल्टा करके बॉडी को दे दिया। क्या ये एक्चुअली लग रहा है? यही तो है मेरा स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स मतलब फेक फोर्स, दिस इज नॉट एक्चुअली एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये तो मैंने कैलकुलेशन को सही करने के लिए लिया है। सो अब F नेट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। करेक्शन फैक्टर या स्यूडो फोर्स को सोचना ही नहीं है, एक्सीलरेशन को पकड़ो, मास से मल्टीप्लाई करो, उल्टा करके, ये राइट में था, उल्टा करके बॉडी को दे दो। नेट फोर्स कितना है? F बड़ा है या 6 बड़ा है? ओवरऑल एक्सीलरेशन राइट में जा रहा है, मतलब F ग्रेटर है, सो F minus 6 इज द नेट फोर्स। मास कितना है? 2, एक्सीलरेशन कितना है? 2, सो F minus 6 is 4, F is equal to 10 न्यूटन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर से ऐसे करेंगे, फिर से ऐसे करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू C, ऑब्जर्वर C के रिस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। 2 kg ऑब्जेक्ट, फोर्स F इधर, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से टुवर्ड्स लेफ्ट में जा रहा है, एंड ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से टुवर्ड्स राइट में जा रहा है। जब ये इसको देखेगा, इसको फील होगा एज इफ 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये टुवर्ड्स राइट में जा रहा है। पहले इतना फील कर लिया, क्या फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया? अब नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर जो है, जो दिक्कत कर रहा है, ये दिक्कत कर रहा है ना, इसके एक्सीलरेशन को पकड़ो, मास से मल्टीप्लाई करो, इसके एक्सीलरेशन को पकड़ा 2 को मास से मल्टीप्लाई किया 4, उल्टा करके ऑब्जेक्ट को दे दो। मतलब
4 न्यूटन इधर लगा दिया। अब क्या लगाओ, एफ नेट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दिस इज एफ प्लस 4, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है 7, सो एफ प्लस 4 इज 14, आई थिंक एफ इज 10। I have taught you, I have successfully taught you how to use the concept of pseudo force, and I have even given you the feel when to use pseudo force and why to use pseudo force. Note it down properly. Just acceleration को पकड़ो, मास से मल्टीप्लाई करके उल्टा करके दे दो। 3 को पकड़ा, मास से मल्टीप्लाई किया 6, उल्टा करके इसको दे दिया 6। ये राइट में था, इसको लेफ्ट में मार दिया। इसको पकड़ा, ये लेफ्ट में था, इससे मल्टीप्लाई किया, उल्टा करके इसको दे दिया। इससे अच्छा मेथड, इससे क्लियर मेथड मन में रखने के लिए कुछ नहीं है, बट जो फर्स्ट मेथड था वो समझने के लिए अच्छा है। आई होप दिस इज क्लियर। पहले इतना नोट कर लो अच्छे से, पहले इतना नोट कर लो, ऑलरेडी 45 मिनट्स हो गए। ठीक है, सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्यूडो फोर्स? आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्यूडो फोर्स। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, बस अपने अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए। दो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में न्यूटन्स लॉज हम अच्छे से यूज करना सीख गए या नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2, एक लिफ्ट है, लिफ्ट के ऊपर, लिफ्ट के अंदर एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a। यहां पे अंदर एक ऑब्जर्वर है b जो लिफ्ट के अंदर है, एंड बाहर ग्राउंड में एक ऑब्जर्वर है a जो चुपचाप रेस्ट पे है। एक बार आप विथ रिस्पेक्ट टू a सॉल्व करोगे, a की आंखों से देखे तो, एक बार आप विथ रिस्पेक्ट टू बी सॉल्व करोगे, एंड आपको नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। अब नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं वो आना चाहिए। मुझे पता है क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, थोड़ा सा मेरे साथ बियर करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। देखना, ये ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, जब ए के आंखों से देखा गया, ए ने देखा एक ऑब्जेक्ट है मास m, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा है, एंड ये कॉन्टैक्ट सरफेस है तो इसमें नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो मैं ऐसे ऊपर की तरफ शो कर रहा हूं। और जब ए ने देखा कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ मास एक लिफ्ट के अंदर है, एंड ये पूरा लिफ्ट ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a, मतलब ये ऑब्जेक्ट भी ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a। ठीक है, अब ये वाला ऑब्जर्वर नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन लगाएगा। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, 2 फोर्स, एक है नॉर्मल, एक है mg। कौन सा फोर्स ग्रेटर है, देखो ओवरऑल ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। 9-10 के स्टूडेंट्स देखो, ओवरऑल ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाला फोर्स ग्रेटर है, नीचे वाला फोर्स छोटा है, तो नेट फोर्स कितना, nm माइनस mg इज m इंटू a। सो m का वैल्यू क्या आ गया, mg प्लस ma, mg प्लस ma। अब विथ रिस्पेक्ट टू b यूज करूंगा, b किधर है, b लिफ्ट के अंदर है, एंड अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन a है तो b का भी एक्सेलरेशन a है। सो a तो एक इनर्शियल ऑब्जर्वर था, इनर्शियल फ्रेम में था, b एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या न्यूटन्स लॉस एज इट इज अप्लाई करना है, या फिर ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन को पकड़ के मास से मल्टीप्लाई करके उल्टा करके देना है? देखते देखते पहले मैं नॉर्मली अप्लाई करता हूं। अच्छा, b ने देखा, b की आंखों से देखा, b ने देखा एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास में रखा हुआ था, उसका वेट mg नीचे की तरफ लग रहा था एंड नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था। ये दोनों ऑब्जर्वेशन दोनों के लिए सेम है, बट a ने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन a ऊपर है, क्योंकि a बाहर है, एंड a ने देखा अरे लिफ्ट में तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऊपर जा रहा है, बट b तो लिफ्ट के अंदर है। सपोज मैं लिफ्ट के अंदर हूं एंड आप भी लिफ्ट के अंदर हो, जब मैं आपकी तरफ देखूंगा, आप एंड मैं दोनों ऊपर जा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा आप रेस्ट पे हो, आप बोलोगे मैं रेस्ट पे हूं। सुनो ना, b तो सीलिंग में है स्पाइडरमैन जैसे, b की आंखों से देखा गया तो ये ऑब्जेक्ट तो चुपचाप रेस्ट पे रहेगा, है ना। सो b की आंखों से देखा गया तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, मतलब रेस्ट पे है, मतलब रेस्ट पे है। एंड अगर रेस्ट पे है तो ऊपर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स, तो m इज इक्वल टू mg। गलत आंसर आ गया, ये बोल रहा है m इज mg प्लस m है, ये mg। ठीक है, स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ना, करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे करेक्शन फैक्टर, रेस्ट पे है, इतना तो हमने कर लिया, इतना तो कर लिया ना। फेवर डायग्राम, n ऊपर mg नीचे, b की आंखों से देखा गया तो ये रेस्ट पे है, इतना कर लिया। अब b का एक्सेलरेशन कितना है, अगर ये लिफ्ट पूरा ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ, तो b भी ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ, उस एक्सेलरेशन को पकड़ा, मास से मल्टीप्लाई किया ma, एंड उल्टा करके इसको दे दिया, मतलब नीचे की तरफ और एक ma लगा दिया। अब बोलना
रेस्ट पे है ना, ये ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू बी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना, ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, अप इज इक्वल टू डाउन। पहले भी लगा रहे अप इज इक्वल टू डाउन, आज भी लगा रहे। एक बी का एक्सेलरेशन ए ऊपर है, मास से मल्टीप्लाई किया, उल्टा करके इसको दे दिया, सो अप नॉर्मल mg प्लस ma एवरीथिंग इज करेक्ट। सो ये जो आपका टेंडेंसी है, आप ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन को पकड़ो, ये ऑब्जर्वर है, इसके एक्सेलरेशन को पकड़ते हो, मास से मल्टीप्लाई करके उल्टा करके ऑब्जेक्ट को दे देते हो। अगर आप ऐसे स्यूडो फोर्स यूज करते हो, ऐसे करेक्शन करते हो, ये ma इज इट एक्चुअली लग रहा है क्या, ये ma फोर्स एक्चुअली लग रहा है, एक्चुअली लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर? नहीं, इट इज अ करेक्शन फैक्टर, जो हमने ऑलरेडी समझ लिया, इट इज अ करेक्शन फैक्टर। आई होप द कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स इज क्लियर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आया ही नहीं है, स्यूडो फोर्स तो क्लियर है ना। अब नाउ विल कम टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पहले इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में एक लाइन बोलूंगा एंड आपको क्लियर हो जाएगा। पहले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स ही नहीं है। सेंट्रीपिटल इज जस्ट अ नेम, इट्स अ निक नेम। सो आई एम सॉरी, बहुत एक्साइटेड हो गया था। हाँ, इट इज अ निक नेम, it is a nickname given to any force, given to any force that acts towards the center, that acts towards the center in circular motion. It is the name given to any force that acts towards the center in circular motion. For example, if this is the nucleus and this is an electron revolving around the nucleus, तो आप बताओ, क्या ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है विद Fe, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो इस एग्जांपल में टुवर्ड्स द सेंटर, इस एग्जांपल में टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। भैया टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है? नहीं, टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लग रहा है उसका एक्चुअल नाम क्या है? फंडामेंटल फोर्स क्या है? फंडामेंटल फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब लोगों ने क्या कहा, अच्छा टुवर्ड्स द सेंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, एंड यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सर्कुलर मोशन कॉज करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि मैंने एक दूसरे वीडियो में समझाया था, ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, एंड आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस ऑब्जेक्ट को तो सेंटर की तरफ पुल कर रहा है विद सम फोर्स, तो ये तो न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करना चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं करेगा। क्या ये ऑब्जेक्ट, आपके दिमाग में और एक मिसकंसेप्शन है, वो क्या है, वो मैंने एक वीडियो में क्लियर किया था। एक ऑब्जेक्ट क्या जिधर फोर्स लगता है उधर जाता है, या जिधर उसका वेलोसिटी है उधर जाता है? एक छोटा सा एग्जांपल दे क्लियर करते हैं। सुनना, ये मार्कर को अभी अर्थ कहाँ पुल कर रहा है? ये मार्कर को अर्थ नीचे की तरफ पुल कर रहा है विद ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैंने मार्कर को ऊपर फेंका, जैसे मैंने ऊपर फेंका, जब ये हवा में था तब भी अर्थ तो इसको नीचे पुल कर रहा था, बट मैंने क्योंकि इसको एक वेलोसिटी दिया तो वो ऊपर ही जा रहा है। सुनना, क्या ये मार्कर ऊपर गया? जब ये ऊपर जा रहा था तब भी तो ग्रेविटी इसको कंटिन्यूअसली नीचे पुल कर रहा था, तो नीचे क्यों नहीं जा रहा? एक ऑब्जेक्ट जिधर फोर्स लग रहा है उधर नहीं जाता। हाँ, अगर ये रेस्ट से स्टार्ट करे, अगर ये मार्कर रेस्ट से स्टार्ट करे, तब मैं जिधर फोर्स दूंगा तब उधर ही जाएगा, क्योंकि उधर ही वेलोसिटी है। An object always moves in the direction of velocity, not in the direction of force. When I throw a marker vertically upward, I have given it a velocity upward, so it will keep on going upward जब तक वो velocity zero ना हो जाए। Although force नीचे की तरफ लग रहा है, इस सिचुएशन में फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में towards the center, but उसका velocity है tangential to the circumference of the circle, तो वो जाएगा इसी डायरेक्शन में। ये सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ उसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। एनीवेज, टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एंड इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स जस्ट एक निकनेम है। दुनिया में कोई फोर्स अगर टुवर्ड्स द सेंटर हो, सेंट्रीपिटल बोल दो उसको। और एग्जांपल्स देखो, ये मेरा अर्थ है एंड ये मून है। मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अर्थ मून को कौन से फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लोगों ने कहा, अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, उसको एक न्यू नाम दे दो, एक निक नेम दे दो, सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट्स इट।
भैया क्या इधर एक सेंट्रीफ्यूगल भी लग रहा है? नहीं 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 नहीं, पहले आप दिमाग में क्लियर करो सेंट्रीपिटल क्या है. इट इज अ निकनेम. Centripetal force is not a new kind of force. It is not a new kind of force that came in nature. It is a name given to already existing force. ठीक है? It is a title. जैसे कि if somebody is an excellent individual, then we give them a title. Doctor, PhD अगर वो कर ले, excellency achieve कर ले, so हम बोलेंगे Doctor Shohardo Shutrothar. So doctor is not a new name. It is just a title. It's just a upadhi that's given to already existing force if they act towards the center. कोई भी फोर्स अगर towards the center act करे उसको सेंट्रीपिटल बोल देना. यह है सेंट्रीपिटल का कंसेप्ट. तो भैया कोई भी फोर्स, बार बार ये गिर रहा है, वीडियो खराब हो जाएगा, एडिट करना पड़ेगा. अगर कोई भी फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर एक्ट करे उसको सेंट्रीफ्यूगल नाम दे दो. नहीं 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 नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज a pseudo force. It is a pseudo force in case of circular motion. In case of circular motion. Pseudo force है. क्या ये ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है? It doesn't act on the object. It doesn't act. It doesn't exist in reality. Reality में तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है. क्या है? It is just a correction factor. It is just a correction factor. तो भैया करेक्शन फैक्टर तो स्यूडो फोर्स था. ये स्यूडो फोर्स एक जनरल कैटेगरी है. स्यूडो हर सिचुएशन में हो सकता है. अगर स्यूडो फोर्स को सर्कुलर मोशन में बोलो तो उसको एक नाम दिया जाता है सेंट्रीफ्यूगल. और कोई डिफरेंस नहीं है. सेम थिंग, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन को उल्टा करके दे दो. ठीक है? इट इज अ करेक्शन फैक्टर फॉर सर्कुलर मोशन. इट इज अ करेक्शन फैक्टर इफ ऑब्जर्वर is in non-inertial frame. I hope this is clear. पहले ये देखो, अब एक एग्जाम्पल देके समझते हैं. Okay. I have to change my board. मैं एक्चुअली बोर्ड खरीदा है बट अभी तक सेटअप नहीं हो पाया. चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल 3 देख रहे हैं हम लोग. ये था अर्थ, मून. सो मून इज रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ. 2 ऑब्जर्वर्स लेते हैं. एक ऑब्जर्वर चुपचाप ग्राउंड में है, ग्राउंड से देख रहे हैं. एक ऑब्जर्वर ग्राउंड में चुपचाप रेस्ट पे है. एंड आपको अगर पता है कि इस मून का एक वेलोसिटी है टेंजेंशियल डायरेक्शन में. अगर मून यहां पे होता तो वेलोसिटी इधर होता टेंजेंशियल डायरेक्शन में. अगर मून कुछ यहाँ पे होता तो वेलोसिटी इधर होता टेंजेंशियल डायरेक्शन में. ठीक है? एंड मून के ऊपर, अर्थ ने मून के ऊपर एक फोर्स लगाया है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. एफ नाम दे लो ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या और कोई फोर्स मून के ऊपर लग रहा है? नहीं. दिस इज द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द मून. देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन द मून. और कौन लगाएगा फोर्स? आप बोलो यहाँ पे भैया एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ. नहीं यार, कौन लगाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक फेक फोर्स है. तो कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे? अब दूसरा ऑब्जर्वर मैं ले लेता हूं, मून पे बैठा हुआ है. दूसरा ऑब्जर्वर जो है ना वो मून पे बैठा हुआ है. ऑब्जर्वर बी इज ऑन द सरफेस ऑफ द मून. क्लियर? अब अगर अंदर टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स है तो टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन भी होगा बिकॉज मून का एक मास है m, तो एक एक्सेलरेशन भी होगा. एक्सेलरेशन भी है टुवर्ड्स द सेंटर. एंड वी नो दैट एनी काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन इज एन एक्सीलरेटेड मोशन. Uniform circular motion is also accelerated motion. Why? Because although the magnitude of velocity will not change in uniform circular motion, but देखो हर एक इंस्टेंट में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी मोशन एक्सेलरेटेड होगा. तो अंदर की तरफ एक एक्सेलरेशन भी है. अब देखना विथ रेस्पेक्ट टू ए, एक बार मैं मून का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा कितने फोर्सेस लग रहे हैं. विथ रेस्पेक्ट टू बी एक बार बनाऊंगा एंड हम न्यूटन्स लॉ यूज करेंगे. सुनना, विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये मून है. मून के ऊपर टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या और कोई फोर्स लगा मून के ऊपर? नहीं. सो अगर मैं बोलूं नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सो नेट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज मास ऑफ द मून इनटू एक्सेलरेशन. परफेक्ट. ठीक है? विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगर मैं मून के ऊपर फोर्सेस ड्रॉ करूं, जब बी से पूछा गया कि मून का एक्सेलरेशन कितना है, उसने बोला अरे मैं तो मून के ऊपर ही खड़ा हूं
एंड मून तो हमेशा मेरे पैरों के नीचे ही है. बी इज स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द मून. जब मैंने ए से पूछा कि मून का एक्सेलरेशन कितना है, ए ने बोला जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स है उधर ही एक मून का एक्सेलरेशन है ए, तो मैंने इक्वेशन लगा दिया, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है. बट जब मैंने बी से पूछा कि भाई साहब कितना एक्सेलरेशन है मून का, तो उसने बोला मून का एक्सेलरेशन 0 है. अब टीचर्स क्या बताते हैं, बेटा क्या फोर्स, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है बट उसका एक्सेलरेशन 0 है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. इसलिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी लगना चाहिए. अरे गलत है, कितनी बार बोलो गलत है. इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फ्रॉम द सेंटर लगना ही चाहिए, नहीं लगेगा, लगता नहीं है. तो क्या है भैया, ऑब्जर्वर बी इनर्शियल ऑब्जर्वर है या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल, क्योंकि मून तो एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट है ना, नॉन इनर्शियल. एंड ऑब्जर्वर ए ग्राउंड में है, इनर्शियल. ऑब्जर्वर ए के लिए न्यूटन्स लॉज वर्क कर रहे, ऑब्जर्वर बी के लिए न्यूटन्स लॉज फेल कर रहे. क्यों? फोर्स लग रहा है तो फिर भी एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है. पहले भी मैंने समझाया था. अगर आपको ऑब्जर्वर बी के लिए न्यूटन्स लॉज यूज करने हैं, देन यू हैव टू एक्सेलरेशन को पकड़ो. किसका एक्सेलरेशन को पकड़ो? ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन पकड़ो. बी का एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ मून, उसको पकड़ो एंड मास से मल्टीप्लाई करो m into a एंड उल्टा करके इसको दे दो m into a. दिस इज माय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. Is this force actually acting on the moon? No, it is not acting. But it has to be considered by the non-inertial observer, जो कि मैंने फर्स्ट में लिखा था. So if observer B wants to use Newton's laws of motion, he has to use a correction factor called centrifugal force, called pseudo force, and pseudo force in case of circular motion is centrifugal force. And यहाँ पे अगर आपको डाउट आ रहा है कि towards the earth फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर भी ये अर्थ की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे अर्थ का एक वेलोसिटी है, जिधर वेलोसिटी है वो उधर ही जाएगा, फोर्स की तरफ वो नहीं जाता. इस डायरेक्शन में ऑल्दो इसका एक एक्सेलरेशन है, बट जब तक ये वेलोसिटी 0 नहीं होता तब तक नहीं हो सकता. अगर कल को मून का वेलोसिटी सडनली 0 हो गया तब अर्थ पे आके कोलाइड वो कर लेगा. एंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, ये देखो, जब तक ये हवा में था तब तक ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा था, बट ये मोशन ये फिर भी ऐसे ही कर रहा था, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका एक वेलोसिटी था. ठीक है, आई होप मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्यूडो फोर्स एंड सारे कंसेप्ट्स बहुत क्लियर कर दिए हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो मिसकंसेप्शन सीरीज में, अब ये लंबा हो जाएगा, वी विल टेक फर्दर एग्जाम्पल्स. आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको ये सारे एक्सप्लेनेशंस क्लियर है कि नहीं. कि सपोज मैंने देखा है टीचर्स को इनकरेक्ट समझाते हुए, सपोज मैं इस माइक को ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे सर्कुलर मोशन में, वर्टिकली सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूँ. क्या हो गया इसको? हाँ, ऐसे वर्टिकली सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूँ. सो ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट्स मैंने देखे हैं कि एक कंटेनर ले लेते हैं जिसमें पानी है, ठीक है, पानी का एक कटोरा ले लेते हैं, ऐसे रस्सी में बांध के ऐसे घुमाते रहते हैं, एंड पानी क्या होता है, स्पिल नहीं होता. अब आप सोचो, ये कटोरा जब ऐसे घूमते ऐसे उल्टा हो गया तो पानी को तो नीचे गिर जाना चाहिए था. सिचुएशन समझे? ये थोड़ा मिटा दो, बस नेक्स्ट वीडियो का एक फॉलोअप बता रहा हूँ कि आपको चाहिए कि नहीं. तो ऐसे वीडियोस भी मैं बना दूंगा कि एक रस्सी लिया, ऐसे एक कैसे भी करके उसने बांध दिया रस्सी को, एंड अंदर उसने पानी ले लिया. यहाँ पे कुछ है, मतलब मान लो ना रस्सी लेके ऐसे बांध रखा है चीज़ों को, ठीक है. अब ऐसे घुमा रहा है, तो ऐसे घूमते जब ये कटोरा बिल्कुल उल्टा हो गया एंड पानी ऐसे, तो पानी का वेट तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो पानी गिरा क्यों नहीं? एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, इसको देखना, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, इसको जब ये ऐसे घूमते क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे घूमते जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुंचा, कैसे ऐसे घूमते टॉप मोस्ट पॉइंट में पहुंचा, तो गिर जाना चाहिए नीचे, वेट तो लग रहा है. तो टीचर्स क्या बोलते हैं, बेटा mg नीचे इसका वेट, एंड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर, F C सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर, एंड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर, नेट फोर्स 0 इसलिए नहीं गिरा. कितना शेमफुल एक्सप्लेनेशन है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो एक स्यूडो फोर्स है, वो तो रियलिटी में लगता ही नहीं है. मेरे इंस्टीट्यूट में
एक बार क्या हुआ था, एक एक्सपेरिमेंट क्लास हुआ था एंड कोई सीनियर डिवीजन का टीचर ऐसे समझा रहा था कि ऊपर इसलिए नहीं गिरता क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका रीजन क्या है? एज सिंपल एज दैट, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अभी भी कितना है? इस डायरेक्शन में है, तो जिधर वेलोसिटी है उधर ही जाएगा, जिधर फोर्स है इधर नहीं। ये सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, एवरीबॉडी हैज अ वेलोसिटी टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। हर जब कटोरा ऐसा था यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है? ऐसे पानी स्पिल हो जाएगा? नहीं, इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, जिधर वेलोसिटी उधर। वो अलग बात है कि ऐसे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करते 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 कर इस पॉइंट में आके उसका वेलोसिटी जीरो हो गया, तब सारा पानी नीचे गिर जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट करना घर पे जाके, आप सफिशिएंट वेलोसिटी देके ऐसे घुमाना, पानी नहीं गिरेगा। आप थोड़ा सा वेलोसिटी दिखाना, कितना? ऐसे, जस्ट ऐसे, मतलब जस्ट ऐसे जाते 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 अगर टॉप मोस्ट पॉइंट में जीरो हो गया तो गिरेगा ही। एम आई क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिटेल में समझा दूंगा। आई होप मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक बार लास्ट समरी दे दूं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट द रिएक्शन फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सीएफई लिख देते। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट द रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, इज नॉट द रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है? they never it is a correction factor, it is a correction factor that exists only in pen and paper, only in pen and paper, no physical existence, no real existence. its value is equal to सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका वैल्यू जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स पे तो इक्वल हो गई, बट इसका मतलब ये नहीं है कि, एंड इसका डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल। सो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल इक्वल है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन है ऑपोजिट, बट एक्शन रिएक्शन पे नहीं है ना, बिकॉज दे एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट। एक्चुअली एक्ट तो नहीं करता, मतलब जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए आपको एक्ट करवाना है, वो मैथमेटिकल फैक्टर लिखना है, तो सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ही लिखना है। सो आई होप वो एक्ट करना ना करना वो चीज़ें मैंने क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू सम इनकरेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड व्हाट आर देयर करेक्ट एक्सप्लेनेशंस। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।